हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं, दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया बुक जीके जीएस प्रीवियस ईयर है, जो टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे पीजीटी का हो, पीआरटी का हो या टीजीटी का हो। तो आज ज्योग्राफी का क्लास जो 4 क्लास जो हैं ऑलरेडी हो चुका है। आज 5वां क्लास है। चलते हैं जहाँ से हम छोड़े थे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन क्या है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? क्या कोयला है, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, उपयुक्त एक में से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है पारंपरिक ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का स्रोत में जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। गैर परंपरागत स्रोत जो कि नवीकरणीय है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट जो रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्या ऑयल पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक H, रासायनिक प्रतीक मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। यह जो है मोनोजाइट रेत जो है जो कहाँ पाया ज़्यादातर केरल के तट में पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH तथा परमाणु क्रमांक 90 होता है। थोरियम का जो परमाणु प्रतीक होता है क्या है? TH और जो है परमाणु संख्या 90 होता है। आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? पूर्व से पश्चिम दिशा में परिवर्तित करना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला देखते हैं इसका डिस्कशन। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पूर्व से पश्चिम क्रम में नाम रूप जैसे असम में स्थित, ओबरा उत्तर प्रदेश में स्थित, के सोनभद्र जिले में स्थित, पारीछा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित, व कोटा राजस्थान में स्थित है। कोटा क्या है? राजस्थान में है। तो यह सबसे पहले क्या है?
परीक्षा जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, ओबरा, फिर से एक बार बता देते हैं। उपयुक्त विकल्प में दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पूर्व से क्या है, इधर से इधर पश्चिम की तरफ, पूर्व से क्या कर रहा है, पश्चिम की तरह प्रोजेक्ट पूर्व से निम्न नाम रूप असम में स्थित ओबारा, असम में स्थित ओबारा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित ओबारा जो है, याद रखा, नाम रूप असम में स्थित ओबारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित, परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित, कोटा राजस्थान में स्थित। आगे देखते हैं। किस शहर में प्रथम युद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई, तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रति दिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई। यह संयंत्र 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थितियों का सही युग्म। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म, इनकी जो अवस्थिति है उनका सही युग्म बताना है। इनकी अवस्थितियों का सही युग्म। सुरमा घाटी असम में है, लुनेज क्षेत्र गुजरात में, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में। इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी क्या बोल रहा है, सही युग्म। सही युग्म जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र सुरमा घाटी, डिगबोई, नहर कटिया, हुग रीजन, मोरान क्षेत्र असम में होते हैं। सुरमा घाटी हो गया, डिगबोई हो गया, नहर कटिया हो गया, हुग रीजन, मोरान क्षेत्र असम में पाया जाता है। हुग रीजन हो गया, मोरान, डिगबोई हो गया, सुरमा घाटी हो गया, ये कहाँ पाया जाता है? असम में। लुनेज, अंकलेश्वर, ओलियाद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में देखने को मिलता है। लुनेज हो गया, अंकलेश्वर हो गया, ओलियाद हो गया, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में है। मंगला क्षेत्र राजस्थान में है। क्या है? मंगला क्षेत्र जो राजस्थान। कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडारण है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र
पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उद्योग एवं व्यापार। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो है क्या होता है, सबसे अधिक होता है? ये हो जाएगा भागलपुर में। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है, रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आ जाएगा बेगूसराय। बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया था तथा वर्ष 1964 में कार्यरत है। याद रखना, 1964 से कार्यरत है। यह क्या है पूछेगा, बरौनी शोधक कार्यकर्ता क्या है, रूस और रोमानिया के सहयोग से 1964 में इसे किया गया था। परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन। परिवहन, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व से पश्चिम ग्वालियरा से जुड़े हैं? पूर्व से पश्चिम ग्वालियरा जो हैं सिलचर और पोरबंदर। ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम ग्वालियर से जुड़े हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से क्या करना है, दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना। भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पहला जो आएगा क्या आ जाएगा, 4 विशाखा। क्या बोला, उत्तर से विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद क्या एक आ जाएगा काकीनाडा आएगा। दूसरे क्या था, पहला ये 4 आ जाएगा, दूसरा पे आएगा। उसके बाद तीसरा पे याद रहे क्या है, तीसरा पे ये 2 आ जाएगा मछलीपट्टनम। चौथा पे आ जाएगा नागपट्टिनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। पहले आंध्र क्या था, विशाखापट्टनम, काकीनाडा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टम बंदरगाह आंध्र प्रदेश।
मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। नागपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु। नागपट्टनम बंदरगाह जो है तमिलनाडु में। नागपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु। मछलीपट्टनम पहला आ जाएगा विशाखापट्टनम, उसके बाद काकीनाडा आ जाएगा, उसके मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम आ जाएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? ये जो होता है 1676 mm होता है। क्या होता है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? 1676 mm होता है। 176 mm होता है। ब्रॉड गेज में रेलवे के बीच दूरी 1.676 मीटर तथा 1676 मिलीमीटर 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। 5 फीट क्या हो जाएगा? 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। ब्रॉड भारत, पाकिस्तान, पश्चिमी बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना, चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में बार्ट बिएरिया रैपिड ट्रांजिट पर इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक गेज है। जाने वाला यह क्या है? ट्रैक गेज। कृषि एवं पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरशील कृषि है? उड़ीसा का जो है स्थानांतरशील पोडू पेंडा बेवार में से जो आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? इनमें से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेडू, नहीं पोडू, पोडू पोडू जो हो जाएगा पोडू, ऑप्शन ए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती स्थानांतरशील कृषि को पोडू के नाम से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम की खेती अर्थात स्थानांतरण खेती को पोडू के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार के कृषि हैं जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दी जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है फूलों की खेती, कृषि, बागवानी। फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फलों और क्या बना क्या था? फलों और सब्जियों की जो खेती जो होते हैं ये कहलाती हैं फलों पे, इसका आंसर सी हो जाएगा, बागवानी हो जाएगा। फलों और के सब्जियों, फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी हो जाएगा। बागवानी गतिविधि। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कह लेते हैं। रेशमी कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशमी कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी एपीकल्चर कहते हैं। मछली पालन पीसीकल्चर। मछली पालन पीसीकल्चर। मछली पालन पीसीकल्चर। फलों का उत्पादन पोमीकल्चर। फलों का जो उत्पादन पोमीकल्चर। मछली पीसीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें के स्थानीय नाम क्या हैं?
यानी उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं अमन, अगहनी और औस, अमन, साली और अगहनी, मन और औस और क्या है साली। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर होगा, अमन, साली और अगहनी। उत्तर भारत में मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। मई जुलाई से कहते हैं सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसल का स्थानीय नाम अमन, साली तथा अगहनी है। चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि है? बेबर, दहिया, पोदू। इसका उपयुक्त में से क्या है अधिक? बेबर, दहिया, पोदू। देखें स्थानांतरित कृषि झूमिंग कृषि भी कहते हैं। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोनन या ब्रिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलरे या वल्ट्रे, हिमालयी क्षेत्र में खीर, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, खाड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना। उपयुक्त में से एक देश इनमें से कोई। इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फसल के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ को ढकना। रबी और खरीफ सीजन के बीच गर्मी के महीनों के दौरान एक छोटा सीजन होता है जिसे जैद सीजन के रूप में रबी और खरीफ फसल के जैद सीजन के रूप में जाना जाता है। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं तथा जून तक इन्हें काटा जाता है। भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी। तरबूज, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि। मिट्टी का मल्चिंग किससे संबंधित? खरपतवार की वृद्धि को कम करना, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करना, मिट्टी की कमी का संरक्षण करना। जैसे एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मल्चन बनाना पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव
पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती हैं। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मृदा की आर्द्रता क्या होती है? रुकी रहती है। पलवार मुल्चिंग के लाभों में शामिल है। मुल्चिंग के लाभों में शामिल हैं मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य की वृद्धि। जैविक मुल्च अपघटित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ते हैं, जिससे इसकी उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखना। मुल्च वाष्पीकरण की कमी करके मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जो शुष्क जलवायु में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खरपतवार को बढ़ने से रोकना मुल्च अवरोध के रूप में कार्य करता है, जिससे खरपतवार बीजों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और उनका विकास रुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नदियों में नहीं उगाई जा सकती हैं? सिंघाड़ा, कमल, मखाना। याद रखना उपयुक्त में से एक से अधिक। नदी में सिंघाड़ा भी नहीं उगाया जा सकता। नदी क्या? जल, चलता हुआ पानी तो इसमें नहीं। ठहरा हुआ पानी में सिंघाड़ा हो गया, कमल, मखाना ये हो सकता। सिंघाड़ा, कमल, मखाना जलीय पौधे हैं जो आमतौर पर धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल निकाय जैसे तालाब या झील में उगाए जाते हैं। मानव प्रजातियां जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र हैं। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम। इसका आंसर जो है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लास्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई, जो कि हर्टों प्रथम एवं द्वितीय और लेवेंटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित हैं, जिनकी अफ्रीका महाद्वीप में स्कूल और कफजेह नामक स्थान से प्राप्त किया गया था। दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। दो समुदाय के बीच संपर्क क्या कहते हैं? एनकल्चरेशन, एक्युलेट्रेशन, एक्लचरेशन, कल्चरल रेल्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एक्लचरेशन कहा जाता है। इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यताएं समझकर उसका भाग बनता है। उसका भाग क्या है? बनता है।
ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों या समुदाय के बीच पारस्परिक मेल जोल बढ़ाता है।